अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे या कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको पढ़ेंगे। दोनों एक ही को कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये लॉ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कूलम इन्वर्स स्क्वायर लॉ या कूलम लॉ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली है कि इससे एमसीक्यूज़ भी आ जाएं। अगर आपने कुछ भी नहीं समझा इस चैप्टर से चल सकता है, लेकिन अगर ये लॉ नहीं समझा है आपने तो नहीं चल सकता, क्योंकि ये लॉ हर जगह इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको यहीं बता रहा हूँ कि ये लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसकी डेरिवेशन भी, इसके न्यूमेरिकल्स भी, इसके एमसीक्यूज़ भी और एंट्री टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री टेस्ट से मुराद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट देंगे, ठीक है। अच्छा, अब कूलम्स लॉ है क्या हमारे पास, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर दीजिए। 3000 सब्सक्राइबर इस चैनल के रह गए हैं 100 के कंप्लीट होने में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी कह दीजिए शेयर कर कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और हम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की जो खुशी है वो आपके साथ शेयर करें। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये मैं आपसे जो है वो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आज ही की वीडियो में मैं जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है वो भी कराऊंगा और जो इसका न्यूमेरिकल है वो भी करा दूंगा और कैसे इसको सही सॉल्व करना है वो भी सिखा दूंगा। तो देखिए, कूलम लॉ आपको क्या कहता है। कूलम लॉ किससे मुशाबत रखता है, यानी इस लॉ को देखकर आपको जो है वो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो याद आ गया होगा, जो कि आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। वो किस तरह का था, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दी हुई है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो फोर्स होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, चार्जेस के, यानी जो चार्ज 1 है चार्ज 2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा वैल्यू आपको चार्ज 1 की दी हुई होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू आपको चार्ज 2 की दी हुई होगी, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा या चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास जो चार्ज है वो है आपके पास 1.6 × 10⁻⁻17, तो इसमें आपके पास फोर्स ज़्यादा आ रही होगी। अगर आपके पास चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, इसमें फोर्स कम आ रही होगी। क्यों? देखो, -17 बड़ा नंबर है, -19 छोटा, क्योंकि जब भी आप माइनस में होते हैं तो आपके पास जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ -1 बड़ा है या -2, तो आप कहेंगे -1 बड़ा है। -2 का क्या मतलब है कि आपके पास दो जो है वो चीज़ें नहीं हैं। -1 का क्या मतलब है कि एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ आप घाटे में हो या एक टाइम घाटे में हो। -2 का मतलब है डबल घाटे में हो। इसी तरह -3 ज़्यादा, उससे ट्रिपल घाटे में हो। तो इसी तरह से जब माइनस में चीज़ें आती हैं तो उलट काम चलता है। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये मैं इसकी डेरिवेशन ही करा रहा हूँ तो आप ये एज इट इज़ लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ। वर्डिंग जो है वो आप ब्लू में जो लिख के दी हुई है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। कूलम्स लॉ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक हिस्सा जिसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये एज इट इज लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे हिस्से में क्या कहते हैं कि जो आपके पास फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के। फॉर एग्जांपल, दो चार्जेस हैं आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस टाइम पर जो है आपके पास फोर्स, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आर कहलाएगा, ठीक है। इसके सेंटर से लेकर जो दोनों के दरमियान, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आर। तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम होगी, क्योंकि दो
अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को आप जितना दूर लेके जाओगे वो उतना ही कम एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी ना। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक बड़ा मैग्नेट हो, जो कि पहले आता भी था बच्चों के खेलने के लिए, अक्सर वो बच्चे निगल लेते थे मैग्नेट, तो इसलिए अब आना शायद बंद हो गया। अगर आपके पास 2 मैग्नेट है, अगर उन 2 मैग्नेट्स को आप जितना करीब लेकर आएंगे, मेरे पास समझ लीजिए ये 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये 2 मैग्नेट्स हैं, तो जितना मैग्नेट्स आपको करीब लेकर आएंगे, नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ज़्यादा फोर्स मुझे लगेगा कि ये दोनों आपस में लगा रहा है, और ज़्यादा करीब लाऊंगा तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जितना दूर लेके जाऊंगा, इन दोनों की एक दूसरे पे फोर्स लगाने की जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे पे बहुत कम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि दूर है। तो इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोर्स आपके पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसके, अच्छा चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, सेम ही सीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगी, आपके पास कम होगी, ठीक है, यहाँ पर फोर्स आपके पास कम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों चार्जेस में और इधर कम है, और इनके स्क्वायर के, ठीक है, और ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, रेडियस का आपके पास स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपके पास एक चार्ज से लेके दूसरे चार्ज का डिस्टेंस, दूसरे चार्ज से लेके एक चार्ज का डिस्टेंस। अच्छा, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1, और वो ये आ गई 2, वो थी 1। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने कंपेयर नहीं करना, आपने करना है कंबाइन, ठीक है, मैथ में सिखाया था, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। अब देखें यहाँ पर और क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। तो कंबाइन करने से हमारे पास क्या आएगा, कंबाइन करने से मेरे पास आएगा, देखिए जब भी आप कंबाइन करते हैं तो जो चीज़ 2 टाइम होती है उसको 1 टाइम लिख लेते हैं। फोर्स कितने टाइम है, 2 टाइम, 1 टाइम लिख लिया। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये कितने टाइम है, 2 टाइम है, 1 टाइम लिख लिया। Q1 Q2 कितना टाइम है इक्वेशन में, 1 टाइम ही है, तो 1 टाइम ही लिख लिया। जो चीज़ 1 टाइम है वो तो लिखना ही लिखनी है। और R जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी 1/R, ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सी जगह पर, ठीक है, यहाँ ऐसी जगह ऐसे भी लिखा जाता है कि डायरेक्ट R² लिख लिया, ठीक है। तो 1 जो है वो Q1 और Q2 से मल्टीप्लाई हो गया, याद रखिएगा। तो ये आपके पास आ गई एक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू आता है। अभी आपने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा था या 18, उसमें ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। अब अगर आप कांस्टेंट हटाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू वैनिश, इफ़ यू वांट टू subtract the constant, so you will have to put the if you want to subtract the proportionality sign, you will have to put the constant। तो constant यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर जो constant लगेगा वो लगेगा k, और साथ ही साथ इक्वल का साइन भी आ जाएगा। अब ये k क्या बला है, अब ये k क्या बला है, तो k कुछ नहीं है, आपके पास ये है कूलम कांस्टेंट, ठीक है, ये k आपके पास है कूलम कांस्टेंट। क्या आपके पास क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा, इसको यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट नहीं कहेंगे, कूलम कांस्टेंट कहेंगे पूरा, क्योंकि हमें यहाँ पता है ये किस तरह का कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास क्या है, कूलम कांस्टेंट। तो ये आपके पास बन गया कूलम लॉ का फॉर्मूला, इसे आपने याद रखना है। एक फार्मूला आपके पास ये आ गया, मैं F लिख रहा हूँ, ठीक है, एक फार्मूला आपके पास ये आ गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपने अपनी कॉपी में लिखकर हमेशा याद रखना है इस फार्मूले को। न्यूटन का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का था, वो क्या था, F = G, वहाँ था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, यहाँ r का स्क्वायर, वहाँ भी r ही था, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ पर इसे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे आगे लेके चलना है। तो k क्या है आपके पास, k जो है आपके पास एक कूलम कांस्टेंट है। अच्छा, ये k की क्या वैल्यू होती है ये देख लीजिए, 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। अब ये यूनिट कैसे बना कि R को उधर ले जाओगे तो न्यूटन के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 इनको सेम ले लिया, यानी Q1 और Q2 अगर सेम है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर Q² बनाएंगे। तो जब Q का स्क्वायर ले रहे हो तो अगर उसका यूनिट लगोगे तो वो भी स्क्वायर में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास kg का आपने लेंथ है आपके पास,
अगर इसका स्क्वायर ले रहे हो तो इसके यूनिट का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, मीटर। तो लेंथ का स्क्वायर जब लोगे तो वो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, और लेंथ का स्क्वायर जब भी लेते हो तो वो एरिया बन जाता है। ठीक है, लेंथ क्या, अगर लेंथ पे स्क्वायर ले लोगे तो वो लेंथ नहीं रहती, वो एरिया हो जाता है। फिज़िक्स में ये चीज़ अभी हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये आ गया। अब ये के खुद भी किस चीज़ के बराबर होता है, वो क्या है, 1/4 पाई ई नॉट भी लिखा होता है बहुत जगह पे। मैं आपकी बुक में देख लेता हूँ इन्होंने ई नॉट लिखा है या ई लिखा है, सिर्फ ई लिखा है, ई नॉट नहीं लिखा। तो ई क्या है आपके पास, ई है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब परमिटिविटी क्या चक्कर है ये बताता हूँ। देखिए, जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो कुछ लाइंस उस तक जाती हैं। ठीक है, अब कितनी लाइंस कितने जगह से पास, कितनी लाइंस जो है वो पास हो रही है, इस चीज़ को कहा जाता है परमिटिविटी। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का भी अपना एक खुद का यूनिट होता है। परमिटिविटी का यूनिट देख लीजिए, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास परमिटिविटी का यूनिट है, और ये परमिटिविटी की कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा आपके पास यही रहेगी। 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो मैंने परमिटिविटी बता दिया कि कितनी जो है वो लाइंस पास हो रही हैं फ्री स्पेस में से, ये आपके पास परमिटिविटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी होती है, लेकिन यहाँ से आपने परमिटिविटी पढ़ना है। ठीक है, ई नॉट शायद ई आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर भी होता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है कि बीच में कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, बीच में जो है वो कोई भी मटेरियल नहीं है, तो ये परमिटिविटी आ रही है, यानी ये इतनी जो है वो लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ बुलाएगी तो कोई लाइंस भी तो उससे पास हो रही होंगी ना, तो कितनी लाइंस पास हो रही हैं उस एरिया में से, उस स्पेस में से, ये परमिटिविटी होती है आपके पास। ठीक है, ये परमिटिविटी होती है। अच्छा, अब ये जो k की वैल्यू है ना, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। ये जो k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। इसी तरह लिखिएगा पेपरों में भी, पुट वैल्यू ऑफ k, पुट, चले वैल्यू ना लिखें क्योंकि वैल्यू तो फिर कुछ नंबर हो जाता है ना, पुट k इन इक्वेशन 3, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आपके पास ड्राइव होगा, आपके पास फॉर्मूला ड्राइव होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई। अच्छा, ये पाई तो आपको पता है ना, वो पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू भी लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.142 या 3.143 भी लिखा होता है, लेकिन 3.142 ज़्यादातर आपको मिलेगा पाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू मैंने लिख दी है, अब इसको आगे ड्राइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया, फिर ये आपके पास बनेगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये एक और फार्मूला ड्राइव हो गया। जब भी आपको ये बोलें कि कूलम लॉ ड्राइव करो या उसकी डेरिवेशन ड्राइव करो, तो यहाँ तक लाइएगा आंसर को। ठीक है, यहाँ तक लाइएगा, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक लेकर आएंगे तो फिर आपको के भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, पाई भी, और फिर ये परमिटिविटी भी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका था हमारे पास क्या, डेरिवेशन। तो ये आपने याद रखना है इक्वेशन 3 में जो आपके पास मौजूद है फार्मूला, और ये हमेशा याद रखना है कि 1/4 पाई ई Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये दोनों आपके पास इस्तेमाल होने वाले हैं बहुत ज़्यादा तातुल से, किसमें, आपके पास न्यूमेरिकल्स में। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको एज इट इज़ उतार लो। ठीक है, मैंने इसकी डेरिवेशन आपको समझा दी। तो कूलम लॉ में हमारे पास क्या बताया जाता है, मैं पढ़ भी देता हूँ।
कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के प्रोडक्ट के, चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस के। तो यही चीज़ लिखी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी दो चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और वो फोर्स आप कूलम लॉ की मदद से निकालते हैं। ठीक है, इसे कूलम फोर्स भी कहा जा सकता है। आपको 4-5 तरीक़ों से कह सकते हैं वो इसको ड्राइव करने के लिए। एक, कूलम लॉ ड्राइव करो, या एक कह सकते हैं कूलम इन्वर्स स्क्वायर लॉ ड्राइव करो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉ ड्राइव करो, या आप जो है वो ड्राइव कर लो कूलम फोर्स का लॉ, ये भी कह सकते हैं, कूलम फोर्स लॉ भी कह सकते हैं। तो चारों अगर मैं तो कुछ भी कहते हैं तो यही चीज़ ड्राइव करके बतानी होगी। ठीक है, ड्राइव कह दिया तो फिर ड्राइव ही करना होगा, सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरी ये डेरिवेशन चाहिए होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन, अट्रैक्शन भी आ सकती है, रिपल्जन भी आ सकती है, वो साइन से पता चलेगा। बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा देखो, अगर एफ़ निकाल रहे हो, एफ़ की वैल्यू निकाल रहे हो, कुछ भी आ रही है, फॉर एग्जांपल 10 आ रही है और साथ में उसके नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो रिपल्जन की है, अट्रैक्शन की है। अट्रैक्शन यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ घसीट रहे हैं, यानी एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो माइनस प्लस होकर माइनस ही आ गया। तो क्या आएगा आपके पास कि ये जो अगर माइनस आ गया तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को चार्जेस। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कोई साइन ही नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस सेम थे। अब सेम चार्जेस होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे कि Q1 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास मतलब पॉजिटिव ही रहता है। अब नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव तो भी आपके पास पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि अगर दोनों साइन सेम थी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आने से वो फोर्स रिपल्जन की थी उनके दरमियान जो वो लगा रहे थे एक दूसरे पे। हाँ, अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव तो माइनस लाजमी आएगा, जिससे पता चल जाएगा फोर्स अट्रैक्टिव है। तो ये याद रखना। बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि अगर नेगेटिव आ गया तो अपोजिट थे, सेम थे, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपोजिट थे। ऐसा कुछ नहीं है, तरीका मैंने बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से याद रखना वरना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी इन चार्जेस की आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई होंगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बचपन में बहुत रट्टे लगाए मैंने इसके फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर जब मुझे समझ में आया कि इसके रट्टे नहीं लगाते हैं तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मैंने ये याद नहीं कर रखा ये लॉ, बस मुझे इसका कॉन्सेप्ट आता है कि ये क्या है क्या नहीं है। हो सकता है परमिटिविटी में शायद आप घबरा रहे हो, मुश्किल कर रही हो आपको, परमिटिविटी को और एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में इंशाल्लाह जब ये आगे भी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको परमिटिविटी डिटेल में दी हुई ही नहीं है। परमिटिविटी डिटेल में जो है ना पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़्यादातर। परमिटिविटी यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू दे दी जाती है और थोड़ा बहुत डिटेल, तो आपकी बुक में तो बल्कि वो भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ परमिटिविटी की वैल्यू लिखी हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अब हिस्सा डाल दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब आओ इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम कूलम का मतलब क्या होगा, एम कूलम का मतलब होगा मिली, यानी 10 की पावर 3 आना चाहिए। अच्छा देखो, कहते हैं कि कैलकुलेट द फोर्स, पेज नंबर देख लो 94 है, साइड में चल भी रहा होगा। वर्क एग्जाम्पल सबसे 1 है, सबसे पहली आई है हमारे पास। ठीक है, तो WE लिख रहा हूँ मैं 1 कर कर। ठीक है, दूसरा मैं आपको इधर करा दूंगा, या जहीं जगह बची तो यहीं करा दूंगा। टाइम चेक कर लेता हूँ मैं, इनफ इस टाइम है, अभी हम कर लेंगे आराम से। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ऑफ, तो पहले वाले को Q1 कह लो। कह रहे हैं कि दो आपके पास चार्जेस हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। अब अट्रैक्शन उन्होंने खुद तो बता दिया आपको, लेकिन कभी कभार वो नहीं बताएंगे कि उनके दरमियान अट्रैक्शन है, वो पूछेंगे कि क्या है, अट्रैक्शन है रिपल्जन, वो आपने बताना होगा। तो वो मैंने तरीका बता दिया था, अगर माइनस आएगा तो इसका मतलब है कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। अभी इसके आंसर में भी माइनस आ रहा होगा, देखिएगा, और अगर माइनस का साइन नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों के दरमियान रिपल्जन थी। तो पहला चार्ज आपको दिया है, गिवन डेटा लिखते हैं, अपनी लेगेसी को हमेशा फॉलो करा करें, गिवन डेटा। तो पहला चार्ज आपको दिया है इन्होंने, Q1 लिखूंगा जिसे मैं प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय C। अब मैंने ये बताया था, ये आपके पास प्रीफिक्स लिखा हुआ है, और प्रीफिक्स इसका क्या होता है, M को आप ऐसे नहीं पुट कर सकते आंसर में,
ठीक है, वो फिर आपको सही वैल्यू नहीं आएगी। इस m को हटाना होगा, सिर्फ यूनिट रहना चाहिए, उसके आगे यूनिट से पहले कोई प्रीफिक्स नहीं आना चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से पढ़कर आए होंगे। m का मतलब होता है मिली, यानी 10⁻³ कूलम आएगा। Q1 ही रहेगा। Q2 क्या है? ऑलरेडी -3m है। तो मैंने अभी बताया कि आपको माइनस हटाना पड़ेगा, सॉरी माइनस नहीं है, m हटाना पड़ेगा। तो जब आप m हटाएंगे तो इसका प्रीफिक्स क्या बनता है? -3 कूलम। ठीक है। अच्छा, दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस इफ़ दे अपार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो r कितना दिया हुआ है? r आपको दिया हुआ है इन्होंने 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1/100 मीटर के, जो कि 0.01 मीटर बनेगा। ठीक है, 0.01 मीटर। अगर जिसको आप एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। कि आपके पास ये r है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर में ले जाना है, तो 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 1 को डिवाइड करा देंगे 100 से, तो देख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जैसा मैंने आपको बताया था 0.01 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये 0.01 मीटर आ रहा है। तो इसको लिख लेते हैं। तो r जो है मेरे पास आ रहा है 0.01 मीटर। ये मीटर में रखना होता है, क्योंकि आपको पता है फोर्स का जो यूनिट है, अगर वो न्यूटन लाना है तो आपको तमाम चीज़ें SI में रखनी पड़ेंगी। तमाम चीज़ें किस में रखनी पड़ेंगी? आपको SI में रखनी पड़ेंगी। अगर SI में नहीं रखेंगे तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो, मतलब अगर आपने कूलम SI यूनिट है, मीटर भी SI यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है, तो इसीलिए आपको तमाम चीज़ों को SI में लाना पड़ेगा। अच्छा, अब टू फाइंड क्या करना है हमने? टू फाइंड आपने F करना है, और F आपके पास न्यूटन में आना चाहिए। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया था आपको, आप चाहें तो लिख लीजिए F = K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, इसकी हो गई है इंक ख़त्म। दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, K आपके पास कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, तो 9 × 10⁹, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? +2 × 10⁻³ और उसी के बराबर में आ रहा है, जो कि आ ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा मुझे इसको बेहतर करके लिखना पड़ेगा। तो 9 × 10⁹, और Q1 क्या दिया हुआ है आपको? Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और Q2 क्या दिया है आपको? Q2 दिया है -3 × 10⁻³ ठीक है, और ये प्लस है। आई होप अच्छा विजिबल होगा, मैं थोड़ा डार्क ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो R क्या दिया हुआ है? 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, तो यार मैंने लिख भी दिया। अब कैलकुलेटर से कर लीजिए चाहे तो, ऊपर वाली वैल्यू को तमाम को एक साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। कैसे करना मैं बताता हूँ। ये देखिए कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक है, तो बच्चों को एक्सपोनेंट में मुश्किल हो रही थी, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ। पहले मैं देख लूँ आपको नज़र आ रहा है? हाँ, नज़र आ रहा है। तो देखो, आपने पहले लिखना है 9, फिर ये जो EXP दिख रहा है ना, ये आपको नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे लिख के दिया हुआ होगा? ऐसे करके लिख के दिया होगा नीचे आंसर के बराबर में। ठीक है, ऐसे करके उस बटन को दबा देना। ठीक है, ऐसे करके लिख के दिया होगा नॉर्मल कैलकुलेटर में। यहाँ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, वहाँ वो वहाँ वो ऐसे लिखा हुआ था जैसे मैंने अभी बताया। ये दबाना और 9 दबा देना। ठीक है, अच्छा अभी आंसर नहीं हुआ है। अब आप क्या करना? मल्टीप्लाई का साइन दबाना, फिर 2 दबा देना, फिर एक्सपोनेंट -3, क्योंकि वो -3 है ना। फिर आप मल्टीप्लाई करना 3। अच्छा, उनके जो माइनस प्लस है ना, उनको हम वर्बली सॉल्व कर लेंगे। एक्सपोनेंट -3, तो ये आ रहा है आपके पास कितना? 5400 5400 एंड अगेन 0। इसको भी कर लीजिए, 0.00 का स्क्वायर ले लीजिए, 0.01 का स्क्वायर ले लीजिए।
तो ये तो और ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। ऐसे करके लिख लीजिए 1 × 10⁻⁻⁴। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा कितना। इसको ऐसे कर लीजिए, देखें ऐसे करें, इसको ऐसे करें कि 5400 थे ना, 1 एक्सपोनेंट -4, तो ये आ रहा है आपके पास। अब ये ऐसे नहीं लिखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिएगा। मेरे पास तो कैलकुलेटर है तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह आ जाएगी कि 5.4 × 10⁸, 5.4 × 10⁸ न्यूटन आ रहा है। तो 5.4 × 10⁸ न्यूटन। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसका सही जवाब हमारा फाइंड हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सेंटीमीटर में 1 रख देता ना तो ये आंसर कभी नहीं आना था, मीटर में रखना है। और अगर प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेता तो भी नहीं आता। अब क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस के आने से ये पता चल रहा है कि जो दोनों के दरमियान फोर्स है वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की फोर्स है, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ बुला रहे हैं। जैसे कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को बुलाता है ना, इसी तरह से। ठीक है, तो ये फोर्स है आपके पास अट्रैक्शन की। यहाँ लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F = F = -5.4 × 10⁸। अच्छा, उन्होंने माइनस नहीं लिखा हुआ तो हम भी हटा देते हैं, लेकिन माइनस आएगा, जिससे सिर्फ ये बताते हैं कि ये अट्रैक्शन की है या नहीं। अच्छा, आओ अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आई थिंक यहाँ तो नहीं हो सकता, ये जगह ही नहीं है इतनी, इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल मैं इसलिए बहुत टाइम लेके डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया तो फिर आप अपने खुद ही टीचर बन सकते हैं। इस तरह के हज़ारों न्यूमेरिकल खुद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आपको हमेशा मुश्किल रहेगी, टीचर की ज़रूरत पड़ती रहा करेगी। अच्छा, लिखा भाई कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं। अब देखें दोनों ही प्रोटॉन्स है तो बात समझ में आ रही है कि दोनों जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे वो क्या होगी, वो रिपल्जन की फोर्स होगी। तो 10 सेंटीमीटर कहा हुआ है, डायरेक्ट पहले आर दे दिया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं रख सकता मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को डिवाइड करना पड़ेगा, 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो मीटर में ले जाऊंगा। अच्छा, तो ये आएगा 0.1, 10 / 100 मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मीटर। अच्छा, अब देखें 2 प्रोटॉन है। वैसे तो इन्होंने 2 प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ होता तो भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का चार्ज होता है, Q1 का क्या चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 का चार्ज होता है, प्लस का साइन आता है लेकिन लगा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ प्लस होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कूलम। ठीक है, अच्छा, बराबर में 9 भी लिखा हुआ है, 1.69, तो 1.6 लिख लो, बस इतना बहुत है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं करेगा। अच्छा, कूलम कांस्टेंट आपको दे दिया उन्होंने, वैसे नहीं दिया हुआ होता तो आपने हमेशा याद रखना होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें आप चीते हो जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो टू फाइंड क्या करना है, एज़ यूजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स ही फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, फोर्स जो भी हो यूनिट न्यूटन ही रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं तो न्यूटन कुछ और, यूनिट कुछ और निकाल लें, नहीं, यूनिट सेम। तो F = K Q1 Q2/R²। चलें थोड़ा तेज़ी में करें काम ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। इसके बाद एक और वो है, वो बता देता हूँ, उसका आंसर मैं दे दूँगा आपको, जगह चाहिए होगी वरना। ठीक है, तो ये 9 × 10⁹, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करा लीजिए, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, आप भी करिएगा। अब अच्छा, हाँ, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल वो सुन लो कि आप लोग बोलेंगे सर अलाउ तो है नहीं हमारे को, क्या कहते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो क्या करें। तो देखें भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन साइंटिफिक नंबर को पहले आप कॉमन नंबर पे बनाएं, यानी वो 0 लिख के 0 0 0 0 0 0 0 लिखते रहें। उधर लिखा -19, तो आपको -19 0 यानी आगे
1.6 के आगे 90 ज़ीरो लगाने पड़ जाएंगे, तो ये तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और ना ही ये नॉर्मल कैलकुलेटर में इतने आप ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो नहीं हो सकता ये सवाल बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के। अब क्या पता इसका आपको एडवांटेज हो जाए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो जाए, या ये सवाल ही ना आए, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के नहीं कर सकते सवाल, याद रखिएगा। हम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा, हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। अच्छा, मैं वैल्यू ही इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बार देख लेते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 1.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19, तो आपके पास क्या आया 2.304 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28, और अच्छा ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, 0.1 का स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.01। अब यहाँ f आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए आप, सिंपल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। 2.304 एक्सपोनेंट -28 डिवाइडेड बाय 0.01, तो अच्छा एक बार और कर लेते हैं। 2.304 एक्सपोनेंट -28 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है, सही आ रहा था। तो आंसर आ रहा है 230.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 न्यूटन। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इससे पहले जो आंसर लिखा था शायद उसमें न्यूटन यूनिट नहीं लगाया था, नहीं लगा दिया होगा वैसे तो, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, लेकिन हो गई होगी तो मैं उसे एडिट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, न्यूटन ही यूनिट आएगा, क्योंकि फोर्स है तो यूनिट तो न्यूटन ही रहना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 31 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पर टाइम थोड़ा सा लिया, बाकी न्यूमेरिकल भी कराए ना। अच्छा, आंसर लिख लो। एक और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, इज़ देयर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मौजूद होती है, बहुत वीक, डायपोल होती है वो। डायपोल वो फोर्स है जो बहुत वीक फोर्स होती है, तो वो आंसर चल रहा होगा, इसको लिख लेना, ठीक है, एज इट इज़। तो फोर्स मौजूद होती है, याद रखना, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो ये आंसर था। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने का कीजिएगा, ताकि इसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। 1500 ग्रुप की फ़ीस है, साल में एक बार पे करनी है। तो ये फ़ीस जो है हमारी 1500 ग्रुप की फ़ीस है, जो साल में आपने एक बार देनी है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, रिकॉर्डेड लेक्चर, तमाम चैप्टरों के, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के, मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का सॉल्व, 5 ईयर का सॉल्व, और टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, और ये फ़ीस पूरी पर ईयर है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक डिस्काउंट भी आ रहा है, जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा थोड़े टाइम में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात जो है वो आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखिए।